हाँ, आप सभी को नमस्कार। फिजिकल एजुकेशन टॉपर में आप सभी का स्वागत है। फिजिकल एजुकेशन टॉपर की एक सीरीज जिसमें धमाका नाम दिया गया है, ये धमाका सीरीज़ की 11वीं क्लास है। इस 11वीं क्लास में जो पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये ट्रैक एंड फील्ड के जो मेज़रमेंट के अंतर्गत ट्रैक एंड फील्ड में जो रंग होते हैं, उन रंगों के बारे में ये बात कर रहा है। तो आप देखेंगे जो सवाल है, सवाल ये कह रहा है कि बाधा दौड़ के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा आप देखेंगे आने वाले समय में ये फिजिकल एजुकेशन टॉपर की धमाका सीरीज वाकई में फेमस होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी सवाल आपको मिलते हैं वो सभी सवाल ऐसे चयनित सवाल होते हैं जो सीधे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पहले सवाल की। बाधा दौड़ के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है। जो विकल्प ए दिया गया है, विकल्प ए कह रहा है कि 100 मीटर बाधा दौड़ लेन में 10 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े निशान होते हैं जो पीले रंग के होते हैं। इसी तरह से ऑप्शन बी में दिया है 110 मीटर बाधा दौड़ के बारे में। तो आप देखेंगे 110 मीटर बाधा दौड़ में लेन में 10 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े नीले रंग के निशान होते हैं। इसी तरह से ऑप्शन सी में दिया है 400 मीटर बाधा दौड़ के संबंध में। 400 मीटर बाधा दौड़ में लेन के निशान 10 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं जिनका रंग हरा होता है। इसी तरह से आप देखेंगे ऑप्शन डी 3000 मीटर स्टीपल चेज से संबंधित है। इसमें लिखा है लेन में 10 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े नीले रंग के निशान होते हैं। तो ये सभी बातें ठीक लिखी हैं बिल्कुल। इसमें एक बात जो 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ के संबंध में है कि रंगों का निशान नीले रंग का होता है, ये बात भी ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मेज़रमेंट लिखा है कि निशान 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा, ये बात गलत होती है। क्योंकि आप देखेंगे जो 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में बाधा रखने के लिए जो निशान होते हैं, वो निशान 12.5 सेंटीमीटर लंबे और 12.5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। अगर रंग देखें तो रंग नीला ही होता है। इसलिए इस सवाल में जो गलत जोड़ा है वो विकल्प डी दिया है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी। इसके बारे में आइए थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। मैं ट्रैक के ऊपर आपको लेके चलता हूं कि ट्रैक पर जब आप जाते हैं तो ट्रैक के ऊपर ये निशान आपको किस तरह के दिखाई देते हैं। जब ट्रैक को आप डायरेक्ट देखोगे तो ये सभी बातें आपके दिमाग में एक तरह से फिट हो जाएंगी, और मैं कोशिश करूँगा ट्रिक के माध्यम से इस पूरे सवाल का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से याद हो जाए। हाँ, जब आप ट्रैक के ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ट्रैक के ऊपर कुछ रंगों के निशान आपको बाधा दौड़ के संबंध में देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधा रखने के लिए जो निशान बनाए जाते हैं उनका रंग कैसा होता है। इसी तरह से 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा को रखने के लिए जो निशान बनाए जाते हैं उनका रंग कैसा होता है।
इसी तरह से 400 मीटर के बारे में और 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ के बारे में भी आपको जानकारी होनी ज़रूरी होती है। तो इसके लिए हमने एक फंडा बनाया है कि पाकिस्तानी नींबू हरे नहीं होते। अगर आप ये ध्यान में रखते हैं तो 100 मीटर बाधा दौड़, 110 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़ और 3000 मीटर स्टीपल चेज में बाधा रखने के लिए जो निशान बने होते हैं उन सभी के रंग आपको याद हो गए, आप ये मान कर चलें। तो आप देखेंगे सबसे छोटी दौड़ होती है 100 मीटर बाधा दौड़ और पाकिस्तानी का पैसे बनता है पीला रंग। कहने का मतलब 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधा रखने के लिए जो निशान होता है उसका रंग पीला होता है। उसके बाद है पाकिस्तानी नींबू, नींबू में न से बनेगा नीला। तो 100 मीटर के बाद जो बड़ी रेस है वो है 110 मीटर बाधा दौड़। तो आप देखेंगे 110 मीटर बाधा दौड़ में जो बाधा रखने के लिए निशान का रंग नींबू से नीला होता है। तो आपको यहाँ पर नीला और पीला ये दोनों रंग आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। इसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तानी नींबू हरे, हरा रंग आ गया है। और 110 मीटर बाधा दौड़ के बाद जो बड़ी रेस होती है वो होती है 400 मीटर बाधा दौड़। कहने का मतलब 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधा रखने के लिए जो निशान बनाया जाता है वो हरे रंग का होता है। इसे ध्यान रखने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आप देखेंगे 3000 मीटर स्टीपल चेज, जो कि 400 मीटर से बड़ी एक तरह की बाधा दौड़ ही होती है। इसके लिए आप देखेंगे कि पाकिस्तानी नींबू हरे नहीं, तो नहीं में न पकड़ना है और न से बनेगा नीला रंग। कहने का मतलब 3000 मीटर स्टीपल चेज में बाधा रखने के लिए जो निशान बनाया जाता है उसका रंग नीला होता है। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि इन बाधाओं को रखने के लिए जो निशान बनाए जा रहे हैं उन निशानों की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो इसको भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे एक और स्लाइड मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि ये सभी चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएं। तो आप देखते हैं कि ट्रैक के ऊपर जो निशान लगाए हो जाते हैं वे जूम करके आपके सामने रखे गए हैं। एक लेन के दोनों तरफ जो पीले रंग के आपको निशान दिखाई दे रहे हैं इनके ठीक ऊपर 100 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधा रखी जाती है। ये जो निशान होता है इस निशान की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। 100 मीटर बाधा दौड़, 110 मीटर बाधा दौड़ और 400 मीटर बाधा दौड़, इन सभी में रंगों के निशानों की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन इनके रंग अलग अलग होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि पाकिस्तानी में पैसे बनता है पीला रंग जो 100 मीटर के लिए है। फिर नींबू में न से बनता है नीला जो 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए है। फिर पाकिस्तानी नींबू हरे, हरे में जो हरा रंग है वो 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो 3000 मीटर स्टीपल चेज होती है पाकिस्तानी नींबू हरे नहीं, नहीं का न से नीले रंग की होती है। लेकिन इसका जो मेज़रमेंट है वो आप देखेंगे कि इस निशान की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 12.5 सेंटीमीटर ही होती है, जिनके ऊपर 3000 मीटर स्टीपल चेज की बाधाएं रखी जाती हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो 3000 मीटर स्टीपल चेज में बाधाएं रखी जाती हैं वो निशान पहली लेन के इनसाइड लगे होते हैं और तीसरी लेन के आउटसाइड लगे होते हैं। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है।
इसके अलावा 3000 मीटर स्टीपल चेज में कुल मिलाकर 35 बाधाएं होती हैं। 35 में से 28 बाधाएं साधारण होती हैं, जबकि 7 बाधाएं पानी वाली होती हैं, मतलब जल कूदान होती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ट्रैक एंड फील्ड के अंदर जो बाधा दौड़ होती हैं, बाधा दौड़ में बाधा रखने के लिए जो निशान लगाए जाते हैं, उन निशानों के रंग और उन निशानों की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती हैं, ये सभी बातें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। अगर आप पाकिस्तानी नींबू हरे नहीं होते इसके ऊपर काम कर लेते हैं, इसे याद रखते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का सवाल कभी भी पेपर में आपके सामने अगर आता है तो आपसे गलत हो जाए। 100% आपका इस तरह का जो भी सवाल होगा वो ठीक ही होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। हाँ, हमारा ये धमाका सीरीज नंबर 11 का दूसरा सवाल जो पीरियोडाइजेशन से संबंधित है, आपको ये इशारा कर रहा है कि अगर आप फिज़िकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीरियोडाइजेशन के विषय में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सवाल वाला क्या कहना चाहता है। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि पीरियोडाइजेशन में ट्रांजैक्शनल पीरियड का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए दिया है तैयारी, ऑप्शन बी दिया है कंपटीशन, ऑप्शन सी दिया है श्रेष्ठ प्रदर्शन और ऑप्शन डी दिया है रिकवरी। तो पीरियोडाइजेशन का जो ट्रांजैक्शनल पीरियड होता है इसका प्रमुख उद्देश्य रिकवरी होता है, ये रिकवरी से संबंध रखता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी रिकवरी। अब आपको पीरियोडाइजेशन के विषय में भी जानकारी होनी ज़रूरी होती है। तो आप देखेंगे कि पीरियोडाइजेशन एक ऐसी सिस्टमेटिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा खिलाड़ी को श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार किया जाता है, और इस तरह से तैयार किया जाता है कि खिलाड़ी का श्रेष्ठ प्रदर्शन या टॉप परफॉर्मेंस खिलाड़ी के ठीक कंपटीशन के दौरान ही आ सके। खिलाड़ी का जो श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है वो केवल कुछ समय के लिए ही होता है, अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब ये है श्रेष्ठ प्रदर्शन को लंबे समय तक मेंटेन रखना एक बेहद मुश्किल कार्य होता है। अगर पीरियोडाइजेशन का प्रयोग नहीं किया जाता है तो खिलाड़ी का श्रेष्ठ प्रदर्शन खिलाड़ी के प्रतियोगिता से कुछ समय पहले या खिलाड़ी की प्रतियोगिता होने के कुछ समय बाद जाने की संभावना बनी रहती है। इसलिए पीरियोडाइजेशन का प्रयोग करते हुए खिलाड़ी को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि खिलाड़ी का श्रेष्ठ प्रदर्शन ठीक उसी समय पर आए जब खिलाड़ी किसी कंपटीशन में भाग लेने वाला होता है। तो ये थी वो बेसिक जानकारी जो पीरियोडाइजेशन के संबंध में आपको जाननी ज़रूरी होती है कि पीरियोडाइजेशन होता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। अब आगे आप देखेंगे कि पीरियोडाइजेशन के 3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है प्रिपरेटरी पीरियड, दूसरा होता है कंपटीशन पीरियड और तीसरा होता है ट्रांजैक्शनल पीरियड। तो जो प्रिपरेटरी पीरियड होता है यह पीरियोडाइजेशन का सबसे लंबा पीरियड होता है, जो पीरियोडाइजेशन के कुल समय का 2/3 से 3/4 तक होता है। कहने का मतलब आप देखेंगे कि प्रिपरेटरी पीरियड का कुल समय लगभग 6.5 महीने का होता है और इसका उद्देश्य खिलाड़ी की फिजिकल फिटनेस को विकसित करना प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रिपरेटरी पीरियड में जो वॉल्यूम रखेंगे आप, वॉल्यूम हाई रखी जाती है और इंटेंसिटी मीडियम लेवल की रखी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि कंपटीशन पीरियड, जो कंपटीशन पीरियड होता है वो लगभग 4 महीने के समय का होता है
और कंपटीशन पीरियड का जो उद्देश्य होता है, इसमें खिलाड़ी अधिक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेता है और श्रेष्ठ प्रदर्शन को हासिल करना एवं श्रेष्ठ प्रदर्शन को हासिल करने के साथ साथ लंबे समय तक श्रेष्ठ प्रदर्शन को बनाए रखने की कोशिश कंपटीशन पीरियड के माध्यम से की जाती है। इस समय में इंटेंसिटी मैक्सिमम और वॉल्यूम कम रखी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे जो ट्रांजैक्शनल पीरियड होता है, जो सबसे कम समय का भी होता है, ये मात्र 4 से 6 सप्ताह का होता है। ट्रांजैक्शनल पीरियड जो प्रिपरेटरी और कंपटीशन पीरियड में आपने कठिन कार्य किया है, उस कठिन कार्य को करने के बाद आपको रिकवरी की आवश्यकता होती है और रिकवरी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये ट्रांजैक्शनल पीरियड होता है। इस समय में इंटेंसिटी, वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी कम रखी जाती है। इस समय में खिलाड़ी मनोरंजक गतिविधियों में प्रतिभाग करता है। जैसे कोई फुटबॉल का खिलाड़ी है तो वो मनोरंजन के लिए वॉलीबॉल खेल सकता है, हैंडबॉल खेल सकता है। इसी तरह से कोई बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, वो हल्की रनिंग कर सकता है। तो इन माध्यमों से खिलाड़ी रिकवरी को प्राप्त करने के उद्देश्य से ट्रांजैक्शनल पीरियड का प्रयोग करता है। धमाका सीरीज नंबर 11 का ये सवाल नंबर 3 जो फिलॉसफी से संबंधित है, ये आपको कहना चाहता है कि फिलॉसफी के जितने भी जनक हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है आदर्शवाद का जनक कौन है। तो आदर्शवाद का जनक प्लेटो को कहा जाता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, प्लेटो। आदर्शवाद का जनक यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक चिंतक प्लेटो को माना जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें अरस्तु के संबंध में, तो अरस्तु को यथार्थवाद या रियलिज्म का जनक कहा जाता है। यथार्थवाद को वास्तववाद के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से देखेंगे रूसो, तो रूसो को प्रकृतिवाद का जनक कहा जाता है। और जो जॉन डीवी थे, जॉन डीवी को व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। व्यवहारवाद को प्रयोगवाद के नाम से भी जाना जाता है। और शारीरिक शिक्षा का जो दर्शन शास्त्र होता है, उसे भी हम व्यवहारवाद या प्रयोगवाद के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि मानववाद का जनक कौन है, तो मानववाद के जनक के रूप में हर्बर्ट स्पेंसर को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सवालों की संख्या तो आज 3 ही है, समय के अभाव में वीडियो नहीं बन पा रही हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी धमाका सीरीज में जितने भी वीडियो हैं, हर वीडियो में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं पेपर में रखे दिखाई देंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार समय निकालकर फिजिकल एजुकेशन टॉपर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर जाने के बाद धमाका सीरीज में जितनी भी वीडियो हैं, इन वीडियो को देखने की आप कोशिश ज़रूर करें। इन वीडियो को देखने से आपको वास्तविक लाभ मिलेगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।